नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कैबिनेट दिस वीक। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की स्थापना के लिए बुधवार को 3,760 करोड़ रुपए के व्यवहार्यता अंतर कोष को मंजूरी दे दी। भारत ने अगले कुछ वर्षों में अपनी आधी ऊर्जा जरूरतों को नवीकरणीय ऊर्जा और गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से पूरा करने का लक्ष्य रखा है। भंडारण प्रणाली की स्थापना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की आवश्यकता क्यों है, इससे क्या फायदा है, इस बारे में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी दी। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। आज अगर हम अपनी कुल एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है उसका लगभग 15% तो रिन्यूएबल, और अगर हाइड्रो मिला लें तो 25% लगभग उससे हम पूर्ति करते हैं। भारत ने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक 50% हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी से या नॉन फॉसिल फ्यूल्स के सोर्सेज से होगी, नॉन फॉसिल एनर्जी सोर्सेज से होगी। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के ऊपर वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम को लाकर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, इसकी क्षमता को बढ़ाने का काम होगा और इसके ऊपर 3,760 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये 100% सेंट्रल ग्रांट रहेगी। 4,000 मेगावाट आवर्स की बैटरी एनर्जी स्टोरेज क्षमता सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है। अब इस पूरी योजना से जहां बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम विकसित होगा, वहीं रिन्यूएबल एनर्जी की खपत भी बढ़ेगी, यानी कि वो खराब नहीं होगी, स्टोर होगी और पीक आवर्स में उसको इस्तेमाल करने का अवसर मिल पाएगा। इसमें दो हमारे योगदान पर्यावरण के प्रति बहुत हैं। एक तो कार्बन एमिशंस कम होंगी, दूसरा फॉसिल फ्यूल पर भारत की डिपेंडेंसी और कम हो जाएगी। दरअसल भारत ने अगले कुछ वर्षों में अपनी आधी ऊर्जा जरूरतों को नवीकरणीय ऊर्जा और गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इस दिशा में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित हो सकती है। जाहिर सी बात है, इसके भंडारण को तैयार करने में जो ऊर्जा का भंडारण किया जाएगा वो भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। साथ ही बैटरी भंडारण प्रणालियों की लागत भी कम होगी इस फैसले से। जाहिर तौर पर जो ऊर्जा जिसको लेकर सरकार का लगातार जोर रहा है कि क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी पर सरकार का खासा फोकस रहा है, उसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल का ये फैसला एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के औद्योगिक विकास को लेकर भी एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। उस पर भी हम चर्चा करेंगे, उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे अपने खास मेहमान के साथ। जाहिर सी बात है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक विकास को लेकर जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है वो खासा महत्वपूर्ण है, रोजगार की दृष्टि से भी, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी। आइए सुनते हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कहा। 2017 में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम IDS 2017 लेकर आए, जहां हिमाचल उत्तराखंड को उसका लाभ मिला और इसके अंतर्गत प्लांट एंड मशीनरी, जो नए यूनिट लगाएगा उसको प्लांट एंड मशीनरी पर 30% की सब्सिडी मिलेगी और 5 करोड़ रुपए कैप थी एक यूनिट के ऊपर कि 5 करोड़ तक की उसको सब्सिडी मिलेगी। ये स्कीम 1 अप्रैल 2017 से 2022 तक 31 मार्च तक लागू थी। इसके अंतर्गत दोनों राज्यों में सब्सटैंशियल एक्सपेंशन, काफ़ी एक्सपेंशन इंडस्ट्री यूनिट्स का हुआ। प्लांट एंड मशीनरी में काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी हुई, क्योंकि जब नया कारखाना लगता है तो। और हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में बहुत सारे औद्योगिक यूनिट भी आए। कुल मिलाकर लगभग 774 यूनिट उस समय सीमा के अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा पाए। 9,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश इसमें हुआ और 49,000 के लगभग इसमें रोजगार प्रत्यक्ष रूप में मिल पाए, सृजन हुए। आज अनुमोदन किया गया है 1164.53 करोड़ का।
1164.53 crore rupees has been sanctioned for this scheme. इस मुद्दे पर बात करने के लिए उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के संयुक्त सचिव बाला मुरुगन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाला मुरुगन जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। जाहिर सी बात है, केंद्रीय मंत्रिमंडल का उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को लेकर जो फैसला है औद्योगिक विकास के संदर्भ में, वो खासा महत्वपूर्ण है। इस फैसले की लंबे समय से प्रतीक्षा भी की जा रही थी। ये फैसला दोनों राज्यों की वजह से, खासतौर से पर्वतीय क्षेत्र हैं दोनों राज्य, क्यों महत्वपूर्ण है? नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद आपने मुझे इस संबंध में सभी को बताने के लिए मौका दिया। ये स्कीम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। जी। अ, ये जो हिली स्टेट्स होने के कारण ना इंडस्ट्री डेवलपमेंट में बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम को लागू की गई थी 2017 में। उसके पहले भी स्कीम्स थी। 2017 में जो 5 साल के लिए लागू की गई थी, उसमें खास करके 2 प्रकार का इंसेंटिव्स देने के लिए प्रावधान था। एक है कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव्स, जो 1 यूनिट के लिए अधिकतम 5 करोड़ दिया जाता है। अगर छोटा उद्योग कोई शुरू करते हैं उनको 30% तक, यानी मैक्सिमम 5 करोड़ तक किसी यूनिट को दिया जाता है। दूसरा इंसेंटिव है जो प्लांट एंड मशीनरी पर जो इंश्योरेंस लेते हैं उसका पूरी की पूरी पैसा 5 साल के लिए वापस करने जी। का भी एक इंसेंटिव, 2 प्रकार का इंसेंटिव के साथ ये स्कीम का लागू की गई थी 2017 से 2022 तक। जी। ये स्कीम बहुत ही अच्छा होने के कारण जो जितना एप्लीकेशंस एक्सपेक्ट क्या किया गया था उससे अधिक एप्लीकेशंस आ गया था। शुरू में 131.90 करोड़ का प्रावधान रखी गई थी, बट नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बहुत होने के कारण वो एडिशनल आउटले के लिए सरकार के पास कल जाके हम लोग मंजूरी लिया है। इसका महत्वपूर्ण यही है, आपको ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से सभी को, इस 774 यूनिट्स को रजिस्ट्रेशन हुआ है स्कीम के अंतर्गत। जी। उस यूनिट्स के माध्यम से 9,112 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस दोनों राज्यों में हुआ है। 9,000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है। ये लगभग 48,000 लोगों का रोजगार मिल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, अगले 2 साल, खास करके इस साल से अभी अगले महीना से भी हम लोग इंसेंटिव रिलीज करना शुरू करेंगे। ये भी जो कंपनीज है वो अपना एक्सपेंशन भी कर सकते हैं। जो पैसा उनको मिलेगा, इंसेंटिव पैसा मिलेगा, 1,153 करोड़ जब इंडस्ट्री 774 यूनिट्स के बीच में जाएगी, मुझे पूरी तरह से उम्मीद है, ये भी एक्सपेक्टेड था सरकार से, वो यूनिट जो जितना लगी है वो अपना जो प्रोडक्शन लेवल को इंक्रीज करें और ज्यादा लोगों को नौकरी देने के लिए काम करें। इसी कारण से ये स्कीम बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाला मुरुगन जी, अगर मैं बात औद्योगिक विकास की करूं, तो इन पर्वतीय क्षेत्रों में, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में, किस प्रकार के उद्योग को या किस प्रकार के उद्योगों का पंजीकरण हुआ? किस क्षेत्र के थे? तो अलग-अलग क्षेत्रों के थे? दोनों एक्चुअली इस योजना के अधीन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर दोनों का प्रावधान है। वो यूनिट्स को रजिस्टर कर सकते हैं। खास करके आप जानते हैं हिली एरियाज में सर्विसेज सेक्टर में टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी ने होटल शुरू किया जो सर्विस सेक्टर में, उनको भी इसमें प्रावधान किया गया है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज बहुत लाभ इस योजना के अधीन प्राप्त किए थे, अभी प्राप्त करेंगे। जो मैन्युफैक्चरिंग में खास करके फार्मा इंडस्ट्रीज का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हुई है। वैसा ही सर्विस इंडस्ट्री में टूरिज्म का बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट हुआ है। जी। बात आपने रोजगार की। अगर बात मैं रोजगार की करूं, तो जाहिर सी बात है कि जब उद्योग आते हैं, औद्योगिक विकास होता है, तो रोजगार के रास्ते भी खुलते हैं। उद्योग की और रोजगार की जो दृष्टि है, उसको आप कैसे देखते हैं? थोड़ा विस्तार से हमें समझाइए, कितने रोजगार के अवसर बढ़ेंगे? क्या संभावना होगी? क्योंकि रोजगार का मुद्दा पर्वतीय क्षेत्रों का, खासतौर से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमने बताया था ये 774 रजिस्टर्ड यूनिट है, उसके माध्यम से ऑलरेडी 48,000 लोगों का रोजगार मिल रहा है। जी। ये सभी फंक्शनल यूनिट है। ये जरूर बताना चाहता हूँ, अगर
हम अगले कुछ महीनों में, अगले 2 साल में 1153 करोड़ का पैसा इस यूनिट के बीच में जाएगी। वो ज़रूर अपना यूनिट को एक्सपैंड करेंगे, उसके माध्यम से भी एडिशनल रोज़गार मिलेगा। इसके साथ-साथ जब भी वैसा इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट होती है, अगर टूरिज़्म इंडस्ट्री का बात करूँ, अगर टूरिज़्म में होटल इंडस्ट्री का बात करूँ, जी। होटल में अगर किसी होटल ने 40 लोगों को एम्प्लॉय किया, ये 40 को कैलकुलेट कर रहे हैं जो हमने नंबर बताया। उसके साथ-साथ जो एंसिलरी यूनिट्स है, उसको सपोर्ट सर्विसेज़ के माध्यम से और अन्य लोगों को भी रोज़गार क्रिएट करने के लिए काम करता है। इस प्रकार का इस योजना के माध्यम से हम पुनः ये बात दोहराना करना चाहता हूँ, 48,000 लोगों को ऑलरेडी रोज़गार मिला है और लोगों को ज़रूर मिलेगा आगे। बालामुरुगन जी, अगर बात मैं ग्रामीण क्षेत्रों की करूं, खासतौर से पहाड़ी क्षेत्रों के, क्योंकि अगर हम बात हिमाचल प्रदेश की करें तो सेब का जो कारोबार है, जो सेब के किसान हैं, उस दृष्टि से इसमें क्या संभावना है, या ये हम जो फल की बात मैन्युफैक्चरिंग करें? इंडस्ट्री में जो एग्री हम बट ये हम आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये अभी ऑलरेडी 774 यूनिट्स रजिस्टर्ड है, उन्हीं के लिए है, ये नया यूनिट्स के लिए नहीं है। इसलिए इस संबंध में जो ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं, उन्हीं को ये लाभ मिलेगा। जी। अर्थव्यवस्था के लिहाज से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए क्या संभावनाएं आप देखते हैं? क्योंकि दोनों हिली एरियाज़ है, हम ज़रूर क्योंकि दोनों राज्यों में भी इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए स्टेट पॉलिसीज़ भी है। डीपीआईटी के माध्यम आप ये भी बताना चाहता हूँ, ये 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ये इसके अतिरिक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पीएलआई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जी। स्कीम्स के माध्यम से भी, अन्य योजनाओं के माध्यम से भी इंडस्ट्री प्रमोशन के लिए काम किया जा रहा है। ये दोनों राज्यों में इंडस्ट जो खास करके सर्विस सेक्टर इंडस्ट्रीज का ज़्यादा स्कोप है, वो दोनों राज्यों में उसका अच्छा बढ़ोतरी होने का संभावना है। अगर बात स्टार्टअप की जाए, जाहिर सी बात है, ये फैसला है, इस फैसले की अपनी एक सीमा है। जैसा आपने बताया कि हिमाचल प्रदेश इन दोनों राज्यों में जो यूनिट हैं कुछ पहले से पंजीकृत हैं, उस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण फैसला है। लेकिन एक मैं भविष्य की बात भी कर रहा हूं, क्योंकि जब औद्योगिक विकास होता है तो उससे नई संभावनाएं भी खुलती हैं, वो चाहे उद्योग की बात हो, रोजगार की बात हो, या अर्थव्यवस्था की बात हो। स्टार्टअप की अगर मैं बात आपसे जानना चाहूं तो उसको लेकर आगे क्या संभावनाएं हैं? हाँ, डीपीआईआईटी के माध्यम से उसके अतिरिक्त आप जानते हैं जो सरकार के अन्य मंत्रालय भी बहुत सारा योजना शुरू किया है। जो आपने एक स्टार्टअप योजना के बारे में बात की, स्टार्टअप योजना डीपीआईआईटी के माध्यम से शुरू किया जाता है। उसमें जो बहुत ही इनोवेटिव आइडियाज के माध्यम से अपना बिजनेस करना चाहते हैं, उनको हेल्प करने के लिए पूंजी दिया जाता है, उनको टेक्निकल सपोर्ट दिया जाता है, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, उनको मार्केटिंग के लिए हेल्प किया जाता है। वो बहुत ही अच्छा संभावना है। इसके अतिरिक्त जो इंडस्ट्री प्रमोशन के लिए, इंडस्ट्री पार्क्स डेवलपमेंट करने के लिए टेक्निकल सपोर्ट किया जाता है। लेदर इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए डीपीआईटी के माध्यम से काम की जा रही है। इस प्रकार का अनेक क्षेत्र में सरकार के माध्यम से इंडस्ट्री प्रमोशन के लिए काम किया जा रहा है। ये दोनों राज्य में भी ज़रूर इस सभी क्षेत्र में काम अच्छा से होगी। जी। बालामुरुगन जी, अगर बात पर्वतीय क्षेत्रों की मैं करूं, जाहिर सी बात है पर्वतीय क्षेत्रों में चुनौतियां भी विभिन्न प्रकार की होती हैं। औद्योगिक विकास का फैसला महत्वपूर्ण है, लेकिन जो चुनौतियां हैं, क्योंकि पूर्व में इस प्रकार के भी सूचनाएं, समाचार उभर के सामने आए हैं कि औद्योगिक जो फैसले थे, जो यूनिट्स थी, उनको कई प्रकार की चुनौतियों का सामना भी वहां करना पड़ता है। उन चुनौतियों के मद्देनजर इन पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों को बेहतर वातावरण मिले, बेहतर सुविधाएं मिलें, उस दृष्टि से आपका क्या आकलन है? अब मुझे लगता है आगे से, क्योंकि जो जिस प्रकार का टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है, ये प्रोडक्शन में हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो, एंड देन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन में भी डीपीआईटी के माध्यम से हर एक क्षेत्र में, हर एक राज्य में इन्वेस्टमेंट करने के लिए काम किया जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है, पहले भी कहा था, ये दोनों क्षेत्र, दोनों राज्य में भी बहुत इंडस्ट्री प्रमोशन के लिए अपॉर्चुनिटीज है, अच्छा से होगा। जैसा मैंने कहा था, उस संबंध में पुनः स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के लिए भी डीपीआईआईटी के माध्यम से जो बहुत सारा कंपनीज आता है, वो अपना निवेश करने के लिए हम लोग हेल्प करते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनको अच्छा जहाज चुनने के लिए हेल्प करते हैं। जो सभी
क्षेत्रों के लिए। इधर खास करके ये पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण जो खास करके ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत होती है, वो भी बहुत दूर हो रही है। आप जानते हैं किस प्रकार का जी, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में इम्प्रूवमेंट हुई है, जी। रेल लिंक्स का क्रिएट किया जा रहा है, एनएच का एक्सपेंशन हो रही है। उसके चलते भी ये जो बॉटलनेक्स है, जो डिफिकल्टीज़ है, वो दूर किया जा रहा है सरकार के माध्यम से। जी, बिल्कुल। बालामुरुगन जी, आपने हमसे बात की, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। थैंक यू, बहुत-बहुत। जाहिर तौर पे जब औद्योगिक विकास होता है तो अर्थव्यवस्था तो राज्यों की बेहतर होती ही है, और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जो पर्वतीय राज्य हैं, इन दोनों राज्यों में रोजगार के जो अवसर हैं, जाहिर तौर पर इस केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले के बाद उसको भी गति मिलेगी, रोजगार के भी नए अवसर पैदा होंगे, नए दरवाजे खुलेंगे। बहरहाल भारत सरकार स्वच्छ और हरित ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, और ऊर्जा भंडारण प्रणाली योजना के संदर्भ में जो फैसला केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिया है, वो दरअसल इस विजन को हासिल करने की दिशा में एक मंत्रिमंडल का महत्वपूर्ण कदम है। नवीकरणीय ऊर्जा की शक्ति का उपयोग करके और बैटरी भंडारण को अपनाने को प्रोत्साहित करके सरकार का लक्ष्य सभी नागरिकों के लिए एक उज्जवल और हरित भविष्य का निर्माण करना है। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।